डेट आज 30 मार्च 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूएस के कुछ साइंटिस्ट हैं, अमेरिका के बॉयसे स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऐसी प्लास्टिक बनाई है जिसको रिसाइकल करना बहुत ही आसान है। आसानी से उसे रिसाइकल किया जा सकेगा, यानी कि दोबारा से यूज में लिया जा सकेगा। यानी कि जैसे ये प्लास्टिक बैग कोई बनाया, इसको दोबारा से पिघला के और फिर से प्लास्टिक बैग दोबारा बनाया जा सकेगा। तो रीयूजेबल होगा, एक तरह से रिसाइकलेबल। ये जो प्लास्टिक डेवलप की है, जो अभी की जो प्लास्टिक है, एग्जिस्टिंग प्लास्टिक जो क्रूड ऑयल से बनाई जाती है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, जिससे आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल बनता है और उसके बाद को उससे जो अवशेष रिमेन्स बचता है उससे प्लास्टिक बनती है, उसके डेरिवेटिव से। तो जो अभी ये प्लास्टिक क्रूड ऑयल से बनती है, इससे नहीं बनती ये प्लास्टिक, ये कुछ और मेथड से बनती है जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है। ये बेस्ड है पॉली इथाइल साइनो एक्रिलेट पे, शॉर्टकट में बोलते हैं PECA, पेका। तो ये पेका से बनेगी प्लास्टिक। जो इसका मोनोमर होता है, मोनोमर का मतलब होता है कोई मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल हो गया किसी भी एलिमेंट्स का, या सॉरी एलिमेंट्स तो नहीं बोल सकते आप, मॉलिक्यूल देखो एक अणु होता है जिसमें दो एटम किसी भी एलिमेंट के मिलके बनाते हैं। जैसे H2 हो गया, एक हाइड्रोजन का, दो हाइड्रोजन के एटम हो गए और एक ऑक्सीजन का, तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया। तो किसी भी मॉलिक्यूल का एक मोनोमर, उससे एक सुपर ग्लू बनाया जाता है। सुपर ग्लू का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ चिपकाने के लिए बनाई जाती है जो किसी भी दो प्रोडक्ट को चिपका दे। जैसे प्लास्टिक को चिपकाने के लिए फेविक्विक वगैरह आती है, या आपका फेविकॉल चिपकाने के लिए आता है लकड़ी वगैरह को, तो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे सुपर ग्लू बनाया जाता है, उसी से, उसी के मोनोमर से ये बनाया जाएगा रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। मेनली पॉली इथाइल साइनो एक्रिलेट यूज किया जा रहा है इसमें। इसमें पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है वो यूज होता है, जिसमें एक सिंगल और रिपीटिंग मोनोमर्स यूनिट का यूज होता है और वो आपस में बांध दिए जाते हैं और फिर उनसे केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, जिनसे मोनोमर के द्वारा एक लंबी चेन बना दी जाती है। और वो लंबी चेन जब बन जाती है तो वो प्लास्टिक बन के तैयार हो जाता है। तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है प्लास्टिक की, उससे थोड़ा अलग है ये। और ये भी है जो अभी जो प्लास्टिक है, जितना टेम्परेचर वो झेल सकती है लगभग उसी के समान ये हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ये स्टेबल रहता है प्लास्टिक। और लॉन्ग जो पॉलीमर चेन बन जाती है इस पेका की, पॉली जो ये है पॉली इथाइल साइनो एक्रिलेट प्लास्टिक है जो ये देखो 210 डिग्री टेम्परेचर पे इसको दोबारा से क्रैक किया जा सकता है और फिर दोबारा से इसके जो पॉली चेन बनी थी वो फिर मोनोमर में कन्वर्ट की जा सकती है। फिर दोबारा से इससे क्लीन प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से इसको दोबारा से यूज में लिया जा सकता है इस प्लास्टिक को। तो आप जानते हैं इथाइल साइनो एक्रिलेट जिसके द्वारा ये बनाई जाएगी प्लास्टिक। इथाइल साइनो एक्रिलेट एक हाईली रिएक्टिव मोनोमर है जो यूज होता है सुपर ग्लू बनाने में, यानी कि जो प्रोडक्ट जो चिपकाने के लिए आते हैं वो बनाने में होता है। ये फास्ट सेटिंग अधेसिव है, यानी कि थोड़ी देर में ही ये किसी भी प्रोडक्ट को चिपका सकता है। ये प्रोड्यूस होता है किससे, मेथनॉल से, जिसकी इसकी बात कर रहे हैं हम। जो ये इथाइल साइनो एक्रिलेट है ये किससे बनाया जाता है, मीथेनॉल से निकलता है। ये क्लोरो एसिटिक एसिड से, सोडियम साइनाइड से, इनसे निकलता है। और जो ये मीथेनॉल है, क्लोरो एसिटिक एसिड है और सोडियम साइनाइड, ये कहाँ से आते हैं, ये निकलते हैं हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, मीथेन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्लोरीन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इनसे बनते हैं ये मीथेनॉल वगैरह। इनसे निकाला जाता है ये पॉली इथाइल साइनो एक्रिलेट और इससे बनाई जाती है प्लास्टिक। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जिसके जरिए ये बनाई जाएगी प्रोसेस, ये प्रोसेस यूज होता है ना पॉलीमराइजेशन इस प्लास्टिक को बनाने में। तो पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स जिन्हें मोनोमर्स बोलते हैं वो यूज होते हैं, केमिकली रिएक्शन कराई जाती है और एक लंबी चेन बनाई जाती है मोनोमर की, जिसे पॉलीमर बोलते हैं, पॉलीमर। तो ये मोनोमर मॉलिक्यूल्स है, ये देखो समान भी हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं और अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड से भी लिए जा सकते हैं। 2 या 3 या 3 से ज़्यादा कंपाउंड भी यूज हो सकते हैं। कंपाउंड ये समझ लो
मॉलिक्यूल और कंपाउंड लगभग सिमिलर से होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूल में क्या है, दो एटम या दो से ज़्यादा एटम मिलके आए, वो कंबाइंड हो गए, बॉन्ड बना लिया और मॉलिक्यूल बन गया, जैसे वाटर का है H2O। कंपाउंड में भी डिफरेंट एलिमेंट से कंपाउंड आते हैं, वो कंबाइंड हो जाते हैं और फिर बन जाता है कंपाउंड। तो सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते, ये आपको याद रखना है। तो इतना वैसे पूछेगा भी नहीं, वैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपने पढ़ी होंगी, 6 से लेकर 10th क्लास तक पढ़ लो आप केमिस्ट्री की, यानी कि साइंस की, क्योंकि उसमें मिक्स होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी 6 से लेकर 10 तक, तो वही पढ़ लो, आपके लिए काफ़ी है। तो ये हमने जाना कि किस तरह से ये रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बनाया जाता है, यही था इसके बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स क्या है, ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, जीएस पेपर 3 में। रिसेंटली अभी न्यूज में है, क्योंकि इसने काफ़ी सारी रिसर्च की है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है रिसर्च किया है, डिस्कवर किया है कुछ चीज़। ऐसा पाया है कि बहुत सारे ऐसे सप्लायर हैं जो हाई प्रोफाइल जो पार्टी होती है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, रिच पीपल, उनकी पार्टीज होती है, उनमें ये ड्रग सप्लाई करते हैं, नशीले पदार्थ जो होते हैं उनको सप्लाई करते हैं। ये ड्रग पकड़ी इन्होंने, बहुत सारी सप्लायर पकड़े, इसकी वजह से ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स न्यूज में है। ये कब बनाया गया था और क्या काम करता है, पूरा डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था जब हमारे इंडिया में, उस टाइम पे ओपियम इंट्रोड्यूस किया गया। लगभग देखो, जो वारेन हास्टिंग थे, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, 1772 में गवर्नर थे वारेन हास्टिंग, फिर इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिया था वारेन हास्टिंग को, वारेन हेस्टिंग या हास्टिंग, वारेन हास्टिंग। तो ये वारेन हेस्टिंग थे, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। उस टाइम पे ओपियम हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओपियम मतलब अफीम, नशीला पदार्थ है, नशे करने के लिए यूज होता है ओपियम। तो ओपियम की कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस की गई। तो ओपियम से जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था कंपनी के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना ब्रिटिश की, ब्रिटेन की, वो रेवेन्यू यानी कि एक तरह से टैक्स कलेक्ट करती थी जो फार्मर किसान ओपियम का कल्टीवेशन करते थे, ओपियम उगाते थे। तो फिर ये ब्रिटिश इंडिया में फिस्कल पॉलिसी का पार्ट बना दिया गया और कई सारी एजेंसी बना दी डिफरेंट प्लेस पे, जैसे बंगाल, बनारस, बिहार, मालवा जो रीजन है आपका, यूपी और मध्य प्रदेश का रीजन है जो, वहाँ पे ये डिफरेंट एजेंसी बना दी ओपियम को रेगुलेट करने के लिए। फिर इंडिया की बात करते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं। 1950 से पहले ब्रिटिश इंडिया के ही एक्ट बने हुए थे ओपियम को रेगुलेट करने के लिए, जैसे ओपियम एक्ट ऑफ 1857, 1878, ये दो एक्ट है ओपियम एक्ट। एक डेंजरस ड्रग्स एक्ट था 1930 का। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर देते थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट रीजनल लेवल की गवर्नमेंट को पावर देते थे कि वो ओपियम को कैसे रेगुलेट करेंगे, रूल्स रेगुलेशन कैसे बनाएंगे। फिर जो ये एजेंसीज डिफरेंट प्लेस पे बनाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इनको 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने, आज़ाद भारत की सरकार ने इनको एकजुट कर दिया, अमलगमेशन कर दिया, यानी कि इनको मर्ज कर दिया और एक ओपियम डिपार्टमेंट बनाया नवंबर 1950 में। अब जो ये ओपियम डिपार्टमेंट 1950 में जो बनाया था, इसी को ही जानते हैं हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स से। तो यही है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। हमने हिस्ट्री जानी कहाँ कहाँ से निकल के आया ये। और जो 3 एक्ट बने हुए थे, ये देखो 1957 का, 1978 का ओपियम एक्ट और 1930 का डेंजरस ड्रग एक्ट, इन तीनों को मिला दिया। इन तीनों को मिला के 1985 में एक नया एक्ट बना दिया जिसका नाम रखा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985, ये बना दिया एनडीपीएस। उन तीनों एक्ट को रिपील कर दिया, हटा दिया गया और उनकी जगह पे ये एक्ट बना दिया। इस एक्ट के थ्रू ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स बनाई गई। और देखो, इससे पहले भी कंसिस्ट करती थी, क्योंकि उन डिपार्टमेंट को मिला के सारे एक ये ब्यूरो बना दी गई 1950 में। और इसका हेडक्वार्टर पहले शिमला में हुआ करता था, लेकिन 1960 में इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र कर दिया ग्वालियर में। अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर पूछ लेता है ऐसे स्टेटमेंट में देखे।
इसके फंक्शन क्या क्या हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के? देखो, ये कोई भी फार्मर अगर ओपीएम की कल्टीवेशन करना चाहता है तो उस फार्मर को, किसान को लाइसेंस प्रोवाइड करता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ओपीएम का कल्टीवेशन करने के लिए। ओपीएम या पॉपी बोल सकते हो, अफीम को ही बोलते हैं। और फिर सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है कल्टीवेशन को। ये देखता है कोई और तो भाई साहब बिना लाइसेंस के तो नहीं उगा रहा है। और जो लाइसेंस लेने के बाद कल्टीवेट करते हैं किसान, उनसे फिर खरीदता भी है। उनका प्रोसीजर डिफाइन करता है कि किस तरह से हम खरीदेंगे आपसे ये ओपीएम, जो अफीम आपने उगाई है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय के अंदर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इस डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है नेशनल नारकोटिक, नेशनल कंट्रोल ऑफ, ये नेशनल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो ये भी आपको याद रखना है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगा ये। और किस तरह से, देखो इंडिया ने जो ये कानून बनाए 1985 का जो कानून बनाया है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ये वाला एक्ट। तो ये जो बनाया है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स बनाया है हमने, या नेशनल ब्यूरो बोल सकते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है जो CBN, ये हमने इसलिए बनाया गया है। देखो, इंडिया सिग्नेटरीज है बहुत सारी इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है, जैसे देखो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961 की, एक 1971 की है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो ये बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो ड्रग्स हैं इसको रेगुलेट करें अपने अपने देश में सारी कंट्रीज। एक है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988। तो ये कुछ कन्वेंशन है, इन्हीं को ही लागू किया है हमारी कंट्रीज़ ने। बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ ने, उनकी ऑब्लिगेशन बनती है, उनका आभार बनता है कि अपने देश में ओपीएम या ऐसी नशीले पदार्थ हैं जो उनको कंट्रोल किया जाए। तो इसके थ्रू ही ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स बनाया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, और ये एक्ट बस पास किया NDPS एक्ट। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है ये इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है वियना में। वियना ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में, उसकी कैपिटल है वियना, उसकी राजधानी है वियना, वहाँ पे बना हुआ है इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। ये देखो सारी कंट्रीज़ के लिए रूल्स रेगुलेशन जारी करता है कि किस तरह से आप कंट्रोल करोगे ये नशीले पदार्थों को, ड्रग्स को। तो इससे इंटरेक्शन करता है ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स से हमारा, इस इंटरनेशनल नारकोटिक सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड से, इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड से इंटरेक्ट करता है, ताकि ड्रग्स हैं जो उसको रोका जा सके, इलीगल जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है उसको रोका जा सके। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोन्ड काउ काल्फ। इस टॉपिक में हम क्लोनिंग के बारे में जानेंगे डिटेल में। ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। GS पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये टॉपिक आता है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है ये क्लोनिंग या क्लोन्ड काउ काल्फ? देखो, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया का, करनाल में है, हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है करनाल, वहाँ पे बना हुआ है ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रिसर्च करता रहता है डेयरी प्रोडक्ट में भी, और जो डेयरी एनिमल होते हैं, मिल्च एनिमल बोलते हैं उनको, जो दुधारू पशु होते हैं, मिल्च एनिमल, जैसे गाय भैंस हो गए, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, जो दूध देते हैं, जिनका ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होता है। तो इनमें रिसर्च करता रहता है ये इंस्टीट्यूट। इसी ने ये बनाया है एक काओ काल्फ, यानी कि गाय का बछड़ा बनाया है। गाय का बछड़ा मतलब बछिया बनाई है, बछिया बोलते हैं हिंदी लोकल भाषा में, यानी कि गाय की जो बेटी होती है, डॉटर, उसको बोलते हैं बछिया, और बछड़ा मतलब उसका लड़का। तो ये काओ काल्फ बनाया है। ये देसी ब्रीड गिर है एक। गिर देखो गाय की प्रजाति का नाम है, ये जनरली पाई जाती है गुजरात में। गिर प्रजाति की गाय हरियाणा में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। हमारे इंडिया की नेटिव ब्रीड है गिर। तो गिर की ही एक क्लोनिंग की है बछिया की, मतलब उसका एक बछिया बनाई है, एक काल्फ बनाया है, ये समझ लो। ये देखो इस तरह का ये बनाया हुआ है, ये दिख रहा है जो आपको, ये पैदा किया है क्लोनिंग के जरिए। तो क्लोनिंग प्रोसेस आप समझोगे पूरा तब समझ में आएगा ये। और ये देखो इंडिया का फर्स्ट क्लोन्ड गिर फीमेल काल्फ है, जिसका नाम रखा है गंगा। ये इसका नाम रखा है गंगा, जो ये क्लोनिंग की है ना, फीमेल काल्फ है, यानी कि बछिया है गाय की बेटी, इसका नाम रखा है गंगा। और इंडिया की फर्स्ट क्लोन्ड गिर फीमेल काल्फ है।
देखो ये गाय का जो किया है ना क्लोनिंग, वो है इंडिया का फर्स्ट। लेकिन इंडिया इससे पहले 2010 में यही इंस्टीट्यूट जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में, इसी ने 2010 में और उससे पहले भी 2010 के अराउंड ही इसने बफेलो की भी क्लोनिंग की थी। बफेलो की मतलब भैंस की क्लोनिंग की थी, जिसका नाम रखा था, दो बनाई थी इसने बफेलो की, एक समरूपा, उसका समरूपा नाम रखा था, और एक का नाम रखा था आपका कुछ ऐसा ही नाम था, समरूपा था, एक का कुछ था, मैं भूल रहा हूँ, कुछ देसी नाम ही था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। एक का नाम समरूपा रखा था, वो सर्च कर लेना आप, क्योंकि इस तरह के पूछ लेते हैं कि पहली जो गाय जो क्लोनिंग सॉरी भैंस क्लोनिंग की थी उसके क्या नाम रखे थे। दो करी थी, एक समरूपा रखा था और एक दूसरा और था, मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो ये अभी जो फीमेल गाय की क्लोनिंग की है उसका नाम गंगा रखा है। तो ये भी याद रखना, नाम पूछ लेते हैं पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। अच्छा, ये तो हमारे इंडिया की बात हो गई। वर्ल्ड में सबसे पहले क्लोनिंग की थी, वो किसकी की थी? वो की थी भेड़ की। सिप की बात कर रहे हैं हम, सिप, भेड़ की क्लोनिंग की थी, वो भी फीमेल भेड़ की थी, और उसका नाम रखा था डॉली। डॉली 1996 में की थी क्लोनिंग ये, और ये देखो कुछ दिन ही 6-7 साल जी पाई थी, लगभग 2003 में मर गई थी बेचारी ये डॉली, जो भेड़ बनाई थी क्लोनिंग से। क्लोनिंग होता क्या है ये जानेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये। और पहले जानते हैं कि ये क्लोनिंग जो की है, हरियाणा का जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हरियाणा का नहीं है वैसे, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन पूरे इंडिया का हमारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने किस तरह से क्लोनिंग की है। देखो जो गिर है गाय की वैरायटी, वहाँ उस एनिमल से एक ओसाइट्स निकाला गया। ओसाइट्स क्या होता है? देखो जो फीमेल बॉडी होती है उसमें ओवेरी होता है। ओवेरी ये समझ लो बॉडी पार्ट है जहाँ से एग निकलता है, एग, अंडे निकलते हैं। तो ये ओसाइट्स हो गया एग सेल ओवेरी से। एग सेल कहाँ से निकाला? ओवेरी से। तो एग सेल लिया, किस तरह से निकाला? अल्ट्रासाउंड गाइडेड निडल से निकाला गया ये, और ये 24 आवर तक कंट्रोल कंडीशन में रखा, जिसकी वजह से ये फिर मैच्योर हो गया। कंट्रोल कंडीशन का मतलब कुछ टेम्परेचर में कंट्रोल रखा, लैब में, टेस्ट ट्यूब में, मैच्योर हो गया 24 आवर में। फिर क्या किया? एग तो निकाल लिया गिर एनिमल से, फिर क्या किया? सोमेटिक सेल निकाला काऊ से, सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल क्या होता है हम लास्ट में जानेंगे। ये समझ लो हमारी बॉडी में लगभग कुछ सेल को छोड़ के सारी जो सेल होती है सोमेटिक सेल होती है। और सेल आपको पता हमारी बॉडी सेल से ही बनी हुई है, सबसे छोटी यूनिट सेल ही है हमारी बॉडी की। सेल बनी सब में है, हमारी थूक जो होता है लार, उसमें, ब्लड में, हेयर में, स्किन में, हर बॉडी पार्ट में सेल है। तो वो जो सेल होती है लगभग सारी सेल सोमेटिक सेल होती है, कुछ सेल को छोड़ के, जैसे एग, स्पर्म सेल, इनको छोड़ के, कुछ स्टेम सेल होती है उनको छोड़ के, लगभग सारी सेल जो होती है सोमेटिक सेल होती हैं। तो सोमेटिक सेल है, ये यूज की गई डोनर जीनोम की, जिसने सेल दी वो डोनर हो गया, उसकी सोमेटिक सेल यूज की। फिर ये जो हमने ये लिया था ना ओसाइट, गिर सेल का जो ओवेरी से एग सेल ली थी ओसाइट, इसमें फ्यूज किया गया सोमेटिक सेल को। सोमेटिक सेल को इस ओसाइट में फ्यूज किया, मतलब मिलाया गया। फिर इसमें केमिकल रिएक्शन और इन विट्रो रिएक्शन की गई, केमिकल रिएक्शन, और फिर इन दोनों को मिला के लैब में ही, कंट्रोल कंडीशन में, लैब में ही, टेस्ट ट्यूब में ही रखी है दोनों। ये सोमेटिक सेल को फ्यूज किया गया इस एग सेल से, और फिर क्या किया? फिर ये ब्लास्टोसिस्ट बना दिया। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? देखो जो भ्रूण होता है, जब माता के गर्भ में भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को बोलते हैं हिंदी में भ्रूण। एम्ब्रियो बनने से पहले जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस, मतलब छोटा सा ऐसे दिखता है, ये छोटा सेल सा ही, ब्लास्टोसिस। तब ये ब्लास्टोसिस बन गया। फिर जो गाय थी, गिर प्रजाति की गाय, उसके गर्भ में ट्रांसफर कर दिया ब्लास्टोसिस, और फिर इसको जन्म दिया उस माता ने। यानी कि देखो सेम गाय की तरह ही बनाना, उसको आर्टिफिशियली बनाया ये, लेकिन जन्म गर्भ में ही हुआ है इसका, बना दिया, फिर मदर को दे दिया, फिर मदर ने इसको डिलीवर किया, पैदा किया। यानी कि जो गिर गाय थी उसी ने पैदा किया। इस तरह से बनाई गई है गिर काऊ। अब जानते हैं थोड़ा क्लोनिंग के बारे में, थोड़ा डिटेल में, जब समझ में आएगा आपको। जो क्लोनिंग टर्म है ये समझ लो एक तरह से कॉपी है, कॉपी, किसी चीज़ की कॉपी करना, आइडेंटिकल कॉपी, यानी कि सेम टू सेम बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी सेम रहे,
उसके सेम जीन सेम सब कुछ रहे। तो इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं और आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाती है बायोलॉजिकल एंटिटी की। किसी भी बायोलॉजिकल ह्यूमन की बनाई जा सकती है, लड़का लड़की की बिल्कुल सेम कॉपी, जैसे आपकी कॉपी बनानी है बना सकती है। आपकी सेल लेंगे, उस सेल को मैच्योर करेंगे टेस्ट ट्यूब में, लैब में, फिर उसको किसी में ट्रांसफ़र कर देंगे मदर में, फिर वो जन्म देगी आपके जैसा ही, बिल्कुल सेम टू सेम करेक्टरिस्टिक्स, आपके जैसी आंखें, आपके जैसे मुंह, आपके जैसी बॉडी, आपके जैसे बाल, सब कुछ ऐसा ही पैदा होगा, ऐसा बच्चा आपके तरह का, वो हो जाएगी क्लोनिंग। तो ये क्लोनिंग नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो पहले जानते हैं नेचुरली, प्राकृतिक रूप से कैसे क्लोनिंग होती है। प्राकृतिक रूप से होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है, ये प्लांट में होता है, पौधों में। जैसे देखो एक प्लांट का नाम है वाटर हियासिंथ, ये प्लांट का नाम है वाटर हियासिंथ। ये वाटर में देखा होगा आपने, जैसे बहुत जगह पानी भरा रहता है, हरी हरी घास, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, वो हो जाते हैं ग्रास टाइप में, उसको बोलते हैं वाटर हियासिंथ। ये क्या करता है, ये भी अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बनाता रहता है, क्लोनिंग करता रहता है खुद से, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा नेचुरल जो क्लोनिंग होती है वो बैक्टीरिया में होती है, बाइनरी फिजन होता है। जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करता है, कुछ टाइम पे इससे एक बैक्टीरिया और बन जाता है, टूट जाता है बीच में से टूट जाएगा, तो दो बैक्टीरिया सेम आइडेंटिकल कॉपी बन जाएगी बैक्टीरिया की, इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन, दो कॉपी हो गई। तीसरा आता है आपका क्लोनिंग आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होती हैं जो, ये दो हो गई नेचुरल। फिर आता है आर्टिफिशियल, मतलब हम मैन मेड बनाते हैं जो बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड को यूज करके। ये किस तरह से होती हैं, देखो पहली है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। इसमें क्या किया जाता है, स्पेसिफिक जीन को फ्रेगमेंट किया जाता है जिसके जरिए क्लोनिंग की जाती है। एक है सेलुलर क्लोनिंग, इसमें क्या किया जाता है, इसमें देखो सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत से देखो जीव ऐसे होते हैं सिंगल सेल के होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं मल्टी सेलुलर सेल होते हैं। तो जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं जीव, उनकी एग्जैक्ट जेनेटिक कंटेंट लिया जाता है ओरिजिनल सेल से, फिर ये प्रोड्यूस की जाती है क्लोनिंग, उसे बोलते हैं सेलुलर क्लोनिंग। फिर आता है एक ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग या रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग वही है जो अभी इस बछड़े की गई, बछिया की गई, जो गाय का बच्चा पैदा किया गया क्लोनिंग से, ये रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग यूजी। ये मल्टी सेलुलर क्लोनिंग होती है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मल्टी सेल हो, एक से ज़्यादा सेल हो, जैसे ह्यूमन बॉडी है या एनिमल है, मल्टी सेलुलर ये ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर क्लोनिंग की जाती है जनरली सोमेटिक सेल के जरिए, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसे जानेंगे ये कैसे किया जाता है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। देखो जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, जो ये गिर की क्लोनिंग की गई थी, ये किस तरह से की गई थी, सोमेटिक सेल लिया एक काऊ से और ओसाइट लिया एग एक गाय से। तो ये क्या किया, जैसे मान लो ये एक गाय से लिया सोमेटिक सेल, ये सेल ली और एग लिया एक से। अब क्या करते हैं कि जो एग जो लिया है, अब मान लो इसकी हमें क्लोनिंग करनी है, इस एग की, मान लो इस काऊ से लिए, ये एक अलग काऊ है, मान लो ये काऊ बन गई, ये काऊ मान लो आप, बहुत ही घटिया ड्राइंग बनी है, और इधर एक काऊ बनी हुई है, ये मान लो C1 और ये C2। इससे सोमेटिक सेल और इससे लिया गया एग, लिया गया ओसाइट्स, ओवेरी से एग सेल ली गई। अब जो सोमेटिक सेल लिया है, इसमें भी देखो न्यूक्लियर होगा बीच में, ये सेल है बीच में न्यूक्लियर है, इस जो एग सेल है इसमें भी बीच में न्यूक्लियर होगा। अब देखो इसको हमें इसमें ट्रांसफ़र करना है, लेकिन इसका न्यूक्लियर निकाल दिया जाता है, इस सेल का न्यूक्लियर निकाल दिया जाएगा और इसमें फ्यूज कर दिया जाएगा। यानी कि जो ये था न्यूक्लियर, ये निकाल दिया, न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस बोलेंगे, न्यूक्लियस निकाल दिया। अब फिर ये जो सेल बची, अब ये जो ऊपर वाली सेल थी ये वाली, ये इसमें ट्रांसफ़र कर दी, यहाँ पे आ गई ये सेल, तो इसका न्यूक्लियस, इसका सॉरी न्यूक्लियस निकाल लेंगे बस, न्यूक्लियस अंदर वाला न्यूक्लियस, तो इसका जो अपर बॉडी पार्ट जो आउटर बॉडी सेल का रहेगा और इसका न्यूक्लियस अंदर आ जाएगा। तो ये एक नई डिफरेंट फ्यूजेशन कर दिया, फ्यूज कर दिया, मर्ज कर दिया सेल को एक तरह से। अब इसी से कंट्रोल कंडीशन में जब ये मैच्योर हो जाएगा, ब्लास्टोसिस बन जाएगा, फिर इसे गर्भ में हाथ के द्वारा रख दिया जाता है और फिर वो बच्चा बड़ा होता जाता है, भ्रूण बनता है, फिर बच्चा बन जाता है। जैसे ही बड़ा हो जाता है, मदर टाइम पे 9 महीने के बाद जन्म देती है, तो वो हो जाती है क्लोनिंग इस तरह से। और देखो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। इस तरह से देखो जिस माता को बच्चे पैदा नहीं होते, जिसे बांझ बोलते हैं, उसको बच्चे पैदा भी किए जा सकते हैं अगर उसके यूटरस में कुछ प्रॉब्लम है तो। इस तरह से
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए भी ये टेक्निक यूज की जाती हैं, लेकिन उसे क्लोनिंग नहीं बोलते। उसमें क्या है, स्पर्म लेते हैं पिता से और एग लेते हैं माता से और उसको फ्यूज कराते हैं लैब में और फिर रखते हैं गर्भ में, इस तरह से किया जाता है ये। तो ये हमने समझा कैसे होती है क्लोनिंग। अब सोमेटिक जो सेल है, ये सोमेटिक वर्ड ड्राइव किया जाता है, सोमा वर्ड है ग्रीक भाषा में, इसका मतलब होता है बॉडी। तो इसका सोमेटिक सेल का मतलब हो गया बॉडी सेल। सारे ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी सेल होती हैं, कुछ सेल को छोड़ के, जैसे स्पर्म एग सेल को छोड़ के, या फिर जो ऐसी सेल जो गैमेटोसाइट से और ये अराइज होती हैं, निकलती हैं, या फिर स्टेम सेल जो होती हैं, इनको छोड़ के सारी सेल जो होती हैं सोमेटिक सेल ही होती हैं वो। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है एडजुवेंट्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए जीएस पेपर 3। देखो चाइनीज रिसर्चर हैं, उन्होंने अभी क्या किया, वैक्सीन के साथ एडजुवेंट का यूज किया, जिसकी वजह से उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या होता है ये, देखो एडजुवेंट कुछ भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो वैक्सीन के साथ ऐड कर दिया जाता है। जब भी टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, वैक्सीन दी जाती है किसी चीज़ की, किसी बीमारी की, तो उसके साथ एडजुवेंट बना दिया जाता है एक सब्सटेंस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो वैक्सीन के साथ ऐड किया गया हो और जिसकी वजह से बॉडी की जो इम्यून रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाए, प्रतिरोधक क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाए, उसे ही बोलते हैं एडजुवेंट। कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है। ये वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है इसको बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए मिलाया जाता है एडजुवेंट। और इसे मिलाने की वजह से वैक्सीन की जो मात्रा कम होती है, जैसे पहले मान लो इंजेक्शन पूरा भर के दिया जा रहा है वैक्सीन का, हो सकता है बहुत ही कम दिया जाए, कम डोज हो जाएगी और फ्यूअर डोज हो जाएगी, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। और पहले मान लो 2 वैक्सीन लगानी पड़ती है तो 1 वैक्सीन ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ा दी इस एडजुवेंट ने, जो सब्सटेंस मिलाया था वैक्सीन में, तो उसी सब्सटेंस को बोलते हैं एडजुवेंट। तो बस ये याद रखना कि एडजुवेंट क्या है। सिंपल भाषा में, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वैक्सीन में मिलाया जाए, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ा दे, जिसकी वजह से कम वैक्सीन लगानी पड़े, क्वांटिटी भी कम हो यूज और डोजेज भी कम यूज हो। तो ये जनरली इंजेक्ट किए जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी ज़्यादा जनरेट होने लगती है एंटीजन से फाइट करने के लिए। एंटीजन आप जानते हो क्या है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सब लेक्चर देखो आप, आपने नहीं देखे हैं तो। वो हर साल भाई साहब न्यूज़ में रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस होता है जब भी हमारी बॉडी में आता है, जिसे हमारी बॉडी नहीं जानती, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, वो एंटीजन हो गए। एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जनरेट करती है वाइट ब्लड सेल, इनको मारने के लिए, एंटीजन को मारने के लिए हमारी रक्षा करती है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स का, इम्यूनिटी का या इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट होती है ये। तो एडजुवेंट जब वैक्सीन में मिलाया जाता है और फिर इंजेक्शन लगाया जाता है बॉडी में, तो जहाँ पे बॉडी में मान लो हाथ में इंजेक्शन लगाया, वहाँ पे थोड़ी रेडनेस भी हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, सूजन हो सकती है, पेन भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं, बॉडी एक हो सकता है, बॉडी में दर्द भी हो सकता है, जैसे नॉन एडजुवेंट वैक्सीन में होता है थोड़ा बहुत, उससे ज़्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम एडजुवेंट, ये देखो यूज किया जाता है वैक्सीन में, जो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी की होती है, या डिफ्थेरिया, टेटनस की जो वैक्सीन होती है, उनमें ये एल्यूमिनियम एडजुवेंट यूज किया जाता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। प्रीलिम्स के लिए भी यूज इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 3 के लिए भी मेंस में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है इस योजना के अंतर्गत। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसके अंतर्गत ही कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट ये इंट्रोड्यूस किया है नया इनिशिएटिव। तो ये क्या है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट, इसे जानते हैं। देखो कोई भी एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर मतलब फैक्ट्री का मालिक या कोई इंडस्ट्री है, अगर वो किसी भी कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर उसकी जो कंपनी है उसकी छोटी कंपनी है, कोई सब्सिडायरी कंपनी, उसमें रोजगार देता है और इन हाउस ट्रेनिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, रोजगार भी देता है और रोजगार देने के साथ साथ उसे ट्रेनिंग भी दे रहा है, तो इसे बोलते हैं कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट। यानी कि रोजगार भी मिल रहा है और वहाँ ट्रेनिंग भी मिल रही है, फिर ट्रेनिंग मिलने के बाद और अच्छा उसे पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, तो इसे ही बोलेंगे कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट। या जो उसमें काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको बोल देंगे कैप्टिव एम्प्लॉय कर्मचारी, और जो रोजगार दे रहे हैं फैक्ट्री के मालिक हैं उन्हें बोल देंगे कैप्टिव एम्प्लॉयर, जो रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके क्या क्या फीचर हैं, इसमें देखो ट्रेनिंग दी जाती है
और 31,000 से ज़्यादा रूरल यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये टारगेट है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट, जो ये अभी रिसेंटली रूरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, सॉरी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसमें यूथ को 31,000 से ज़्यादा यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी किसी भी एस्टेब्लिशमेंट या सब्सिडायरी कंपनी में। जो कैंडिडेट ट्रेनिंग दी जाएगी उनके बाद उनकी प्लेसमेंट भी की जाएगी मिनिमम 6 मंथ के लिए, और उन्हें 10,000 रुपीज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव यही है ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल पुअर यूथ हैं, ग्रामीण एरियाज़ में जो गरीब लोग हैं, उनको स्किल प्रोवाइड की जाए, और जो जॉब सीकर हैं या प्रोवाइडर हैं उनके बीच में जो गैप है उसको भी ब्रिज की जाए। यानी कि जो ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो रोज़गार देना चाहते हैं लेकिन उनके पास है नहीं लोग, तो इसके उनको रोज़गार मिल जाएगा जो रोज़गार ढूंढ रहे हैं लोग, और जो कर्मचारी ढूंढ रहे हैं काम करने के लिए फैक्ट्री में उनको कर्मचारी मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये गैप को ब्रिज कर देगी ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब लॉन्च की थी? 2014 में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, और इसी ने इस मिनिस्ट्री ने ये कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, याद रखना। और जो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है ये लॉन्च की थी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत ही ये चलाया गया है। रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए, वहाँ पे लाइवलीहुड के ऑप्शन इंश्योर करने के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो टारगेट क्या है इस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का? जैसे इसके नाम में कौशल, यानी कि इसमें स्किल प्रोवाइड की जाती है, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है ग्रामीण एरिया में गरीब लोगों को। 15 से 35 साल के बीच में जो यूथ हैं, नौजवान हैं। और इसमें देखो ये याद रखना मैंडेटरी कंपलसरी है कि कम से कम SC ST कैटेगरी के 50% लोगों को दी जाए, माइनॉरिटी से 15% और वुमन उसमें कम से कम 33% हो जिनको स्किल प्रोवाइड की जाए। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इतने को ट्रेनिंग देनी है इन कैटेगरी से जो वीकर सेक्शन से हैं। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है जापान टू कनेक्ट लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट विद बांग्लादेश। देखो जापान ने क्या किया है, जापान ने हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जो उसको बाकी साउथ ईस्ट एशिया से और बांग्लादेश से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ये इनिशिएटिव चलाया है। बांग्लादेश में एक पोर्ट को डेवलप कर रहा है जापान। बांग्लादेश में एक पोर्ट का नाम है माटरबारी डीप सी पोर्ट। माटरबारी डीप सी पोर्ट, पोर्ट मतलब आप जानते हो बंदरगाह बोलते हैं हिंदी में। समुद्र के किनारे, जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया में यहाँ बहुत सारे पोर्ट बने हुए जैसे मुंबई पोर्ट, कोची पोर्ट। तो यहाँ पे जो फैसिलिटी बना दी जाती है जहाँ पे जो शिप हैं, पानी के जहाज हैं, यहाँ पे रुकते हैं, अपना सामान उतारते हैं, फिर यहाँ से ट्रक वगैरह भर के दूसरी जगह पे ले जाते हैं, या कहीं एक्सपोर्ट करना हो हमें यहाँ पे लेके आते हैं पोर्ट में, सामान शिप में भरा जाता है यहाँ से और फिर चले जाते हैं दूसरे देश में बेचने के लिए। तो वो पोर्ट बंदरगाह का ये काम होता है, जानते होंगे आप, फिर भी मैंने बता दिया। तो बांग्लादेश में ये माटरबारी डीप सी पोर्ट है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया इसकी बात कर रहे हैं, ये इस पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा बांग्लादेश के पोर्ट से, और जो साउथ ईस्ट एशिया है ये वाला पार्ट, इससे भी कनेक्टिविटी की जाएगी ताकि इस एरिया को डेवलपमेंट किया जा सके इस एरिया में। तो जापान और अभी इंडिया ने देखो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया की यात्रा पे आए थे, तो तब ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत क्या है, जो इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन उसमें जो चाइना की अग्रेसिवनेस, असर्टिवनेस, यानी कि चाइना का दबदबा बढ़ रहा है, उसको काउंटर करने के लिए ये लॉन्च किया है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इसमें इंडिया और जापान मिलकर काम करेंगे। तो इसी के अंतर्गत ये जापान इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इंडिया को फ़ायदा देगा। बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट इनिशिएटिव है एक, इसमें क्या है, जापान हेल्प करता है बांग्लादेश की, वहाँ पे बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। ढाका, चिटागोंग, कॉक्स जो बाजार बेल्ट एरिया है या उससे बियॉन्ड जो एरिया इंडस्ट्रियल एरिया, उसको डेवलप करने के लिए बांग्लादेश की सहायता करता है। इसके अंतर्गत इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम एक, इसमें देखो जापान और इंडिया दोनों मिलकर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसको डेवलप करने के लिए काम करते हैं, और उसे बांग्लादेश से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जो जापान इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, इसमें देखो जापान बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन है उसको प्रमोट करता है, और इंटायर रीजन में ग्रोथ को प्रमोट करता है। 3 स्ट्रेटजी मतलब 3 पिलर पे टिकी हुई है ये स्ट्रेटजी, जापान इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। पहला है प्रमोशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे देखो इस एरिया में जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है और ये जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो,
नेविगेशन में फ्रीडम हो, यानी कि पानी के जहाज़ें जो शिप हैं जाते हैं उनमें नेविगेशन जो होती है, यात्रा होती हो, फ्रीडम हो, फ्री ट्रेड हो। दूसरा पिलर है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए यहाँ पे, आर्थिक समृद्धि, और पीस और स्टेबिलिटी रहे इस रीजन में। और देखो एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, ये कोऑपरेशन करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं मानवता के बेस पे। अगर मान लो कहीं पे अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, या डिजास्टर रिस्क कहीं पे हो रहा है, डिजास्टर रिस्पॉन्स करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं डिजास्टर के टाइम में। तो इस तरह से सहायता करते हैं आपस में ये। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जो प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, देखो एक है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसमें देखो म्यांमार तक कनेक्टिविटी की जाती है, इंडिया से रोड बनाया जा रहा है ये। एक है प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है। एक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे, इंडिया से म्यांमार और म्यांमार से थाईलैंड, यहाँ पे देखो इस वाले मैप में इंडिया से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड, ये एक हाईवे बनाया जा रहा है जिसके जरिए नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसको डेवलप करने के लिए ये स्टेप लिया गया इंडिया द्वारा। तो ये स्टेप लिए गए कुछ इंडिया द्वारा इस एरिया को डेवलप करने के लिए, यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। जीएस पेपर 3 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये 2 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे 28 मार्च से ये स्टार्ट हुआ 2 दिन के लिए। इसमें देखो जो डिजिटल इंक्लूजन है ना इंडिया में, उसको बढ़ाना है। डिजिटल इंक्लूजन का मतलब है जैसे इंटरनेट का यूज, और इंटरनेट का यूज भी मल्टीलिंगुअल, मतलब कई भाषा में, सिर्फ ऐसा ना हो इंग्लिश में यूज किया जाए इंटरनेट का, रीजनल भाषा में भी यूज हो, इसलिए ये ऑर्गेनाइज किया गया। देखो ये निक्सी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ये काम करती है निक्सी, पूरा डिटेल में लास्ट में जानेंगे। निक्सी ने ऑर्गेनाइज किया ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये समझ लो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ऑर्गेनाइज किया, आयोजित किया ये इवेंट। जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे है, देखो इसे पूरे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज करने के लिए कोलैबोरेट करती है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप और इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। देखो ये कोऑपरेशन है जो एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप, ये एक ग्रुप है, और ये जो है इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ये एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस में है ये देखो इंटरनेट पे जो भी नेम्स, किसी साइट्स को नेम्स या नंबर ये सब असाइन करने होते हैं, ये करती है सारे पूरे वर्ल्ड में। तो इसने ऑर्गेनाइज किया पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये इवेंट, और इंडिया में भी ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में साथ दिया निक्सी का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसमें मल्टीलैटरल इंटरनेट और इंक्लूसिव इंटरनेट की जो पॉलिसी हैं उनको एनकरेज किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। पोटेंशियल क्या है इसमें, देखो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि इंटरनेट अगले आने वाले कुछ सालों में 1 बिलियन इंटरनेट यूजर बढ़ने वाले, 1 बिलियन में होता 100 करोड़। और इसमें देखो सिर्फ स्पीकिंग जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है उनसे ही नहीं लोग आएंगे, बल्कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्री है उनसे भी लोग इंटरनेट का बढ़ेंगे, जैसे और भी भाषाएं इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, हिंदी, तो इनके भी बढ़ेंगे। और इंडिया में बात करें तो लगभग 90 करोड़ 900 मिलियन 90 करोड़ 90 करोड़ इंटरनेट यूजर जो हैं इंडिया में। और इनमें सबसे सेकंड लार्जेस्ट आता है इंडिया में ऑनलाइन मार्केट, चाइना के बाद। जो ऑनलाइन सिस्टम इंटरनेट को यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड में, चाइना के बाद इंडिया में आते हैं लोग। यूज क्या हो सकता है इस जो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, इसमें देखो भाषाओं को एक तरह से प्रमोट किया जाएगा और दूसरा इंटरनेट को भी प्रमोट किया जा रहा है, और इंटरनेट में मल्टीलिंगुअल हो, अनेक भाषाओं में हो। ये जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है इसमें देखो इंडिया में 500 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर आगे ऐड हो सकते हैं, डिजिटल इकोनॉमी आगे प्रमोट होगी, स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रमोट होगा। इसकी वजह से नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खुलेंगी, रोजगार खुलेंगे इसकी वजह से, क्योंकि मल्टीलिंगुअल भाषा में मतलब कई भाषा में इंटरनेट यूज होगा तो रीजनल लेवल पे कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जानते हैं आईकैन के बारे में, जिसने ये ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर। 1988 में ये बनाया गया। लॉस एंजलिस ये एक सिटी है अमेरिका में, यहाँ पे ये हेडक्वार्टर है इसका। अमेरिकन मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटेनेंस और प्रोसीजर प्रोवाइड करती है डेटाबेस के लिए, जो इंटरनेट पर डेटा यूज होता है उसके लिए न्यूमेरिकल स्पेसिस, नाम का स्पेसिस ये प्रोवाइड करती है।
निक्सी है जो हमारे इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। ये 2003 में बनाया था, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जो कंपनीज एक्ट है 1956 की कंपनीज एक्ट है जो इसमें रजिस्टर की गया था ये 2003 में। तो ये याद रखना है, इंटरनेट सर्विस हमारी कंट्री में फैसिलिटेट करने के लिए काम करता है निक्सी। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स प्रोवाइडर्स। देखो सेबी ने अभी एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है, मतलब रूल्स रेगुलेशन बताएं इंडेक्स प्रोवाइडर के लिए। इंडेक्स प्रोवाइडर कौन होते हैं? ऐसी कोई भी कंपनी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी या कोई भी एजेंसी जो इंडेक्स जारी करती हैं। बहुत सारी इंडेक्स जारी करती है ना, रैंकिंग देती हैं कि कहाँ पे इंडिया में काम अच्छा हो रहा, कहाँ पे नहीं हो रहा, इस तरह की जो रैंकिंग देती हैं। तो इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इंडेक्स प्रोवाइडर को ये कुछ रूल्स रेगुलेशन जारी किए सेबी ने। और सेबी आप जानते हो क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में बनाई गई थी, 1992 में एक्ट बना दिया, स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया इसको, सांविधिक संस्था है अभी। शेयर मार्केट वगैरह के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए रूल्स रेगुलेशन जारी करती है हमारे इंडिया में। तो जो इंस्टीट्यूशन है ये कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जैसे देखो निफ्टी 50 है एनएससी के लिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो दिल्ली में, उसके लिए निफ्टी 50 ये रैंकिंग जारी करता है। क्या क्या रेगुलेशन जारी किए? पहले ये जो इंडेक्स प्रोवाइडर है वो कोई ऐसी एंटिटी होनी चाहिए जिसकी मिनिमम नेटवर्थ 25 करोड़ है, मतलब कोई भी मुंह उठा के आ गया और वो इंडेक्स जारी नहीं कर सकता। कोई ऐसी एजेंसी जिसकी नेटवर्थ 25 करोड़ है। दूसरा ये है कि उसका जो डेटा यूज किया गया है वो इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस के साथ मेंटेन किया जाना चाहिए, जो उसने डेटा और प्रोसेस यूज किया है। फिर यह है कि वो ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज को परफॉर्म करे और डेटा सबमिट करे कि हाँ भाई साहब आपने जो डेटा यूज किया है वो सही है। रेगुलेशन की नीड क्या थी? देखो रेगुलेशन की इसलिए नीड थी, जो अभी रूल्स रेगुलेशन बनाए सेबी ने, क्योंकि होता यह है कि जो इन्वेस्टर हैं उनके सेफ गार्ड के लिए इंडेक्स प्रोवाइडर पे लगाम लगाना जरूरी है। कभी कभी ये डेटा ऑथेंटिक नहीं होता, इंडेक्स जारी कर देते हैं, और इंडेक्स जारी कर दिया, मान लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डेटा जारी कर दिया कि ये सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका तो जो मॉरल है एक तरह से वो डाउनग्रेड हो जाएगा। जो उन्हें इंस्पिरेशन होती है भाई साहब, प्रेरणा कि हमें इन्वेस्ट करना है, तो डाउनग्रेड हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये प्रभाव पड़ता है मार्केट पे पूरा। जो इंडेक्स प्रोवाइडर है इंडिया में, जैसे देखो निफ्टी 50 है एनएससी का, सेंसेक्स है बीएससी का, और स्टैंडर्ड है पुअर डो जोन्स है, ये प्रोवाइड करते हैं, इंडेक्स प्रोवाइडर हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में जो सब्सिडायरीज होती हैं उनके द्वारा जनरली ये कैरीड की जाती हैं इंडेक्स वगैरह। तो इनके लिए भी ये रूल्स रेगुलेशन जारी होंगे। सेबी क्या है जिसने रूल्स रेगुलेशन जारी किए, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करती है, वित्त मंत्रालय के अंदर, स्टैच्यूटरी बॉडी है। 1988 में बनी थी, 1992 में एक्ट पास कर दिया था सेबी एक्ट, जिससे ये स्टैच्यूटरी बॉडी बना दी। एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, IOSCO, ये एक एसोसिएशन है ऑर्गेनाइजेशन का, ये समझ लो एक ग्रुप है। ये पूरे वर्ल्ड में सिक्योरिटीज या फ्यूचर मार्केट होती है उसको रेगुलेट करता है। ये 1983 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्पेन है, जो कंट्री यूरोप में, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटीज फ्यूचर मार्केट को रेगुलेट करता है ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट टॉपिक है eVTOL एयर टैक्सी। जैसा इसके नाम में टैक्सी, तो ये टैक्सी है, लेकिन एयर टैक्सी, हवा में चलेंगी ये टैक्सी। ई नाम लगा तो इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी हो गई। तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी। ये 2025 तक ये हमारे इंडिया में चला दी जाएंगी। इनके लिए अभी जारी किया है कुछ इनिशिएटिव इंडिया ने। ये देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। ये जो टाइप ऑफ वीटोल है, ये एयरक्राफ्ट ये इलेक्ट्रिक पावर को यूज करते हैं, इसलिए इनके नाम में इलेक्ट्रिक। इस तरह से हो सकती है कुछ इस तरह से ये टैक्सी, इनमें पहुंचाया जा सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इंसान को, पर्सन को या सामान को। इनका एडवांटेज क्या होगा, ये फ्लेक्सिबल होंगी, मैनुअल ऑटोमेटिक ऑपरेशन होगा, नॉइज लेस, थोड़ी कम नॉइज होगी जो शोर करती हैं, फुली इलेक्ट्रिक पावर्ड होंगी, सस्टेनेबिलिटी इंडिपेंडेंस होगी रनवेज से। यहाँ पे अगर मान लो नीचे रोड पे टैक्सी चलानी है तो भीड़ ज़्यादा होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, आपको पता, समय ज़्यादा लगता है, फ्यूल ज़्यादा लगता है, पॉल्यूशन होता है। अगर ये इलेक्ट्रिक ये टैक्सी होंगी तो कम समय लगेगा और आसानी से
इन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में यूज किया जा सकेगा सामान और आदमियों को पहुंचाने के लिए। एप्लीकेशन शॉर्ट हॉल एयर मोबिलिटी की जा सकेगी। सर्विस डिजास्टर मैनेजमेंट में मान लो लोग फंस गए कहीं पे, ऊपर से उड़ा के ले जाएंगे, सामान रख ले जाएंगे कहीं पे, या फिर लोग फंसे उनको निकाला जा सकता है। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, कॉमर्शियल सर्विस के लिए यूज किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन तो आप जान ही सकते हो, लिख सकते हो इसके बारे में। कंट्रीज कौन कौन सी हैं जिन्होंने ये अडॉप्ट किए ईवीटोल? देखो सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये एयर टैक्सी 2025 तक लॉन्च कर देंगे प्लानिंग, और इंडिया भी प्लानिंग कर रहा है ईवीटोल को लॉन्च करने के लिए। एयर टैक्सी चला करेंगे फिर इंडिया में। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड। ये क्या है? ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए साइंस एंड टेक में। देखो साइंटिस्ट ने अभी कुछ ऐसे एविडेंस पाए, कुछ ऐसे प्रूफ, एविडेंस का मतलब प्रूफ यानी कि सबूत ऐसे पाए कि लिक्विड में भी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा गया। अब तक क्या होता था, जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना वो सॉलिड में देखा जाता था। सॉलिड मतलब कठोर, कोई भी कठोर चीज़ हो सकती है, कोई भी मेटल हो सकती है, लोहा, आयरन, एल्यूमिनियम, कुछ भी। तो ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम। ये देखा आइकॉनिक जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, उसमें देखा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है किसी भी बॉडी से जब प्रेशर डाला जाता है। जैसे मान लो क्वार्ट्ज है, इस पे प्रेशर डाला जाएगा, मान लो ये इस पे प्रेशर डाला जा रहा है दोनों तरफ से, चारों तरफ से। जब इस पे दबाव डाला जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है कोई भी सॉलिड बॉडी, तो इसे ही बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है? जैसे रिस्ट वॉच है, घात की घड़ी है एनालॉग, वो चलती रहती है। क्लॉक है, दीवार घड़ी, या सिगरेट लाइटर होता है, जब दबाते हैं हम इलेक्ट्रिक, उससे करंट निकलता है। इलेक्ट्रिक गिटार है, या फिर टीवी रिमोट कंट्रोल है, ऑडियो ट्रांसड्यूसर है, या कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा जो मैकेनिकल स्ट्रेस को करंट में कन्वर्ट कर दे, इसका यूजफुल होता है। देखो जो पीजो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिस्कवरी की गई थी वो की गई थी 143 साल पहले। दो साइंटिस्ट थे, पीर नाम का और जैक्स क्यूरी नाम का। इन्होंने 1880 में डिस्कवर किया था ये कि किसी भी सॉलिड को अगर दबाया जाए उससे इलेक्ट्रिक करंट निकलता है। तो ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें जो नाम है वो पीजो है, पीजो का मतलब होता है प्रेशर और प्लस इलेक्ट्रिसिटी, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए बोलते हैं इसको। जो न्यू डिस्कवरी की गई है वो की गई है, देखो अब तक तो ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सॉलिड में देखा जाता था, लेकिन अब ये लिक्विड में भी देखा गया, पाया गया है। तो लिक्विड में भी ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो अप्लाई हो सकता है। और न्यू एप्लीकेशन क्या होगी इस डिस्कवरी की? देखो जो ये इफेक्ट है, ये लिक्विड से बहुत सारे लिक्विड को लेंसेज की तरह यूज किया जा सकेगा। जो लिक्विड तरल पदार्थ है लेंसेज की तरह यूज किया जा सकेगा और डायनेमिक फोकसिंग एबिलिटी के साथ। तो ये इसके एप्लीकेशन होंगे, यूज होंगे। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स। जो देखो सेक्सुअल ऑफेंडर होते हैं, जो ऐसे अपराधी जो सेक्स रिलेटेड अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, उनके बारे में नेशनल डेटाबेस है, यानी कि एक डेटा है नेशनल डेटाबेस। प्रीलिम्स के लिए और मेंस जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो वेरियस एजेंसीज हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती हैं, जो लॉ को इन्फोर्स करती हैं, जैसे पुलिस हो गई, निया हो गई, कोई भी एजेंसी ऐसी, सीबीआई हो गई। तो ये इनको सहायता करता है ये डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन करने में, क्राइम को सॉल्व करने में। कब बनाया था डेटाबेस? 2018 में बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर। याद रखना गृह मंत्रालय के अंदर है ये डेटा। और इस डेटाबेस को मेंटेन कौन करता है? जो नेशनल डेटाबेस सेक्सुअल ऑफेंडर है इसको मेंटेन करता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर काम करता है। और इसमें देखो जो 13 लाख से ज़्यादा सेक्सुअल ऑफेंडर रजिस्टर किए गए इस डेटाबेस में, जिनका नाम है, एड्रेस है, फोटोग्राफ है, फिंगरप्रिंट है। इन्होंने सेक्सुअल ऑफेंसेस किए हैं, अपराध किए हैं, सेक्स रिलेटेड अपराध। इनसे फायदा ये होता है, देखो किसी भी आदमी को जो सेक्सुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल है जो सेक्स ऑफेंडर करने का, मतलब सेक्स रिलेटेड अपराध जो करता है, करता ही रहता है, उसका डेटा एक साथ रहेगा इस क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास। आसानी से उसको ट्रैक किया जा सकता है और अपराध को रोका जा सकता है आगे करने से। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको आसानी से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके जरिए आसानी से डेटा मिल जाता है एक प्लेटफॉर्म पे। एक है देखो CCTNS, ये 2009 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर ही, गृह मंत्रालय के अंदर। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ये एक पोर्टल है, ये समझ लो। इस पर क्या है, पुलिस की जो फंक्शन जितनी भी होती है सिटीजन फ्रेंडली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ICT को यूज करके पुलिस स्टेशन पे जितने भी जो होती है रजिस्टर FIR इस पे मिल जाती है डायरेक्टली, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में, इस पोर्टल पे आसानी से।
एक है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसमें क्या होता है, ये 2020 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर ही, गृह मंत्रालय के अंदर। इसमें साइबर रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट होती हैं वो यहाँ पे रजिस्टर की जाती है। 20 लाख से ज़्यादा साइबर क्राइम कंप्लेंट अभी तक रजिस्टर की जा सकती है इसमें, मतलब की जा चुकी हैं, और 40,000 से ज़्यादा FIR रजिस्टर की जा चुकी हैं। और देखो 1930 नाम का एक हेल्पलाइन नंबर है। अगर मान लो साइबर क्राइम हुआ है, आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, आपके साथ मान लो कोई पैसे निकाल लिए या पेटीएम पे कोई फ्रॉड हुआ है, आपका किसी भी जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी किस पे फ्रॉड हुआ है उसको साइबर क्राइम बोलते हैं, तो उसमें आप 1930 नंबर डायल करके कंप्लेंट कर सकते हो इस इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के पास। फिर वो आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करेगा, FIR दर्ज करेगा, फिर आपकी सर्च करेगा और आपकी सहायता करेगा। नेक्स्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये हमने ऊपर डिस्कस किया, ये जो नेशनल डेटाबेस है सेक्सुअल ऑफेंडर का, उसको हैंडल करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर काम करता है, गृह मंत्रालय के अंदर। 1986 में बनाया गया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को। जितने भी क्राइम होते हैं ना उनका डेटा ये अपने पास रखता है, उसका रिकॉर्ड। ये रिपोजिटरी की तरह काम करता है, मतलब इंफॉर्मेशन का भंडार है इसके पास, क्राइम और क्रिमिनल का। जो अपराध है, क्रिमिनल अपराधी है, उनका ये पूरा डेटा रखता है। और जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जैसे पुलिस है, निया है, CBI है, इनको ये डेटा प्रोवाइड करता है प्रिपरेटर के बारे में, अपराधी के बारे में, जो भी उसने क्राइम वगैरह किए हुए होते हैं। तो यही थे आज के टॉपिक। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट ईयर न्यूज में रहे थे। देखो एक है वन हेल्थ प्रोजेक्ट। ये देखो जो वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, ये देखो 2022 से 2026 तक का एक इनिशिएटिव है। किसका है ये? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, और यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एक है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये जो है 4 ऑर्गेनाइजेशन, इनने मिलकर चलाया, इन लोगों ने, मतलब लोग नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन 2022 से 2026 तक का। इसमें क्या काम करेंगे ये? देखो जो भी हेल्थ चैलेंजेज हैं पूरे ग्लोबल, रीजनल या कंट्री लेवल पे, जो भी हेल्थ थ्रेट है उनको कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए ये इनिशिएटिव चलाया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया है ये आपको याद रखना है। और देखो कुछ एंटी फंगल दवाइयाँ हैं, एंटी फंगल मेडिसन, यानी कि जो फंगस से हमें बीमारी होती है, फंजाई से, फफूंद बोलते हैं हिंदी में फंजाई को, या कवक बोलते हैं, कवक या फफूंद। तो ये कवक से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके लिए कुछ एंटी फंगल मेडिसिन न्यूज में थी। ये आपको मेडिसिन याद होनी चाहिए, क्योंकि एक वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं कि ये क्या है। तो ये देखो एजोल्स, या फिर ये इक्कीनोकैंडिन, एजोल्स, इक्कीनोकैंडिन। एक है आपका पायरीमाइडिन, एक है आपका पोलियंस। तो ये जो 4 दवाइयां हैं ये एंटी फंगल दवाइयां हैं। एजोल्स है आपका, जिसके पीछे आप देखो कोई दवाई आपके घर में किसी के पीछे एजोल्स है, किसी क्रीम के पीछे, या इक्नोकैंडिन लिखा हुआ है, या पायरीमाइडिन या पोलियंस, जिसमें ये होता है वो एंटी फंगल दवाई होती है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका एक है ह्यूमन पोपिला वायरस। ये बहुत न्यूज में था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये देखो एक बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी, ह्यूमन पोपिलोमा वायरस। बीमारी का नाम भी यही है, और वायरस से जिससे होती है उस वायरस का नाम भी यही है। ये देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, फिजिकल रिलेशन बनाते हो किसी से तो उसको ये ट्रांसफर हो जाती है डिसीज। और इसकी वजह से देखो सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, सर्वाइकल, और सर्वाइकल कैंसर होने का महिलाओं में ज़्यादा रिस्क होता है सर्वाइकल कैंसर का। इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, कॉमन कैंसर है ये वुमेन में, जो महिलाओं में होता है लगभग। इसके लिए एक वैक्सीन बनाई है, ह्यूमन पोपिला वायरस से लड़ने के लिए एक वैक्सीन बनाई है। ये इंडिया की जो फर्स्ट वैक्सीन है इस वायरस के लिए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए, जिसका नाम है, वैक्सीन का नाम सर्वावैक। तो आपको ये सर्वावैक वैक्सीन किस लिए आपको याद रखना है? ह्यूमन पोपिलोमा वायरस के लिए है, ये याद रखना है। और किसने बनाई है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया गया है इसको, मतलब इसके द्वारा बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ टॉपिक थे जो रिसेंटली न्यूज में थे, या लास्ट ईयर न्यूज में 2022 में न्यूज में रहे थे। तो यही था इस लेक्चर में बस।